क्या कहता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? हमने देखा है, हमने कहा है डेल्टा इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. सो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने समझ कर लेने की जरूरत है. मैं अभी तुरंत आपको बताता हूँ. इफ दिस इज अ सिस्टम, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इस चैप्टर में हम बार बार यूज करने वाले हैं. दिस इज अ क्लोज सिस्टम. सो टू सच सिस्टम, heat supplied to the system, जिसे हम कहेंगे Q in, heat supplied is always positive, and Q out, जिसे हम कहते हैं heat rejected, is always negative. These are sign convention. ये sign convention हम यूज करने वाले हैं. Similarly about work, so हम कहते हैं work done by the system is always positive, while work done on the system is always negative. ये साइन कन्वेंशन हमें याद रखने पड़ेंगे. देखो क्या 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 इन्वॉल्व है. क्यू के बारे में हमने बताया है. सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, सिस्टम का टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, सिस्टम के अंदर हीट जाती है, तो इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. ऐसे वक्त ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और एक्सपांशन होगा. एक्सपांशन होगा मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम. ये गैस ने इस पिस्टन पर प्रेशर लगाकर पिस्टन को ऊपर धक्का मारा है. दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम. दूसरा क्या हो सकता है, आप एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसे कॉम्प्रेस कर सकते हो. आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसे कॉम्प्रेस किया, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज वर्क डन ऑन द सिस्टम. 16 पर काम किया गया. दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम. ये निगेटिव रहेगा. फिर ऐसे केस में क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा और सिस्टम अपनी हीट रिजेक्ट करेगा. ये गैस हीट दे देने वाला है. सो ऐसी हीट रिजेक्टेड इज कंसिडर्ड एज निगेटिव. सिस्टम ने किया हुआ वर्क, गैस का प्रेशर बढ़ा, गैस एक्सपांड हुआ, गैस ने पिस्टन को धक्का मारा, वर्क डन बाय द सिस्टम. पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई किया, गैस का कॉम्प्रेशन हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम. हीट सप्लाइड हीट रिजेक्टेड तो बड़ा आसान पार्ट है. ठीक है, आया है ध्यान में? यस सर. ये साइन कन्वेंशन हमारे सिस्टम के साथ यूज होते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज विथ साइन कन्वेंशन इन केमिस्ट्री. हीट का तो सेम है,
केमिस्ट्री में ये साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। ठीक है, अभी तक आपका नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये जरूर ध्यान में रखना। यहाँ पर हमारा गैस ये सिस्टम है, गैस का एक्सपांशन होगा तो ये पिस्टन को धक्का मारेगा, दैट मीन्स दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। पिस्टन को अपन ने फोर्स लगाया, गैस का कॉम्प्रेशन हुआ, तो हम कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। वो साइन कन्वेंशन यहाँ पर ठीक से यूज करने हैं। ठीक है, अब देखो, जस्ट मैं एक न्यूमेरिकल करके आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या सवाल है, हमें कहा है द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम इज 35 जूल। हीट गिवन टू अ सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इसके अंदर ये हमारा गैस है, एंड हीट गिवन टू द सिस्टम मतलब पॉजिटिव रहेगी या निगेटिव? हीट गिवन टू सिस्टम, सिस्टम के अंदर हीट गई है मतलब दिस इज प्लस 35 जूल्स। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर किया गया हुआ वर्क, पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। कितना है ये? 15 जूल। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू 35 जूल्स, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू इज -15 जूल। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी -35 उधर चले जाएंगे, +15 हो जाएंगे, सॉरी -15 जाएंगे, +15 हो जाएंगे, दिस विल बी 50 जूल्स। थोड़ा सा कॉमन सेंस से आप सोचने की कोशिश करोगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसको मैंने कॉम्प्रेस किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? ओके, बहुत बढ़िया। कॉम्प्रेस करने से टेम्परेचर कम होता है या बढ़ता है? ओके, चलो मैं दूसरे एंगल से आपको पूछता हूँ। घर में एलपीजी सिलेंडर है? यस सर। ओके, ठीक है। सो जब हम कंप्रेस करते हैं तो गैस का क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड होता है। क्यों? मॉलिक्यूल पास में आते हैं, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, सो कंप्रेस करने से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए शायद से आपने देखा होगा जब वो हाई प्रेशर के बर्नर्स या सिलेंडर यूज करते हैं ना, देखा है क्या? शादी या बड़े फंक्शंस में वो अपना नॉर्मल गैस जो होता है वो नहीं यूज करते, बड़े बर्नर यूज करते, बड़ी शेगड़ी यूज करते हैं, और उस वक्त वो सिलेंडर को पानी में रखते हैं, और उसके आजू बाजू में आप देखोगे तो सिलेंडर के ऊपर आजू बाजू की वेपर कंडेंस होती है। क्यों कंडेंस होती है? क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है। उस वक्त क्या होता है, नॉर्मली जिस रेट से सिलेंडर से गैस बाहर निकलता है उससे ज्यादा रेट से बाहर निकलता है और वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, और वो ठंडा होता है क्योंकि वहां पर फिर एक्सपांशन चालू है। एक्सपांशन होगा तो चीजें ठंडी होगी, कॉम्प्रेशन होगा तो चीजें गर्म होगी। ठीक है, कॉम्प्रेशन करने से चीजें गर्म होगी। क्या सही है? ध्यान में रखना। हाँ, कॉम्प्रेशन करने से चीजें गर्म होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, सो देखो, कॉम्प्रेशन भी किया, टेम्परेचर बढ़ा, हीट सप्लाई की, फिर भी टेम्परेचर बढ़ा, तो दोनों के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ना मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ना। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है,
लगे तो और एक क्वेश्चन करके देखते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा और फील आएगा। गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर of 4.5 into 10 to the power 5 Pascal when subjected to 800 kilojoules of heat changes the volume from 0.5 meter cube to 2.0 meter cube. Calculate change in internal energy. देखो क्या दिया है हमें, कांस्टेंट प्रेशर है, कितना प्रेशर है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। दूसरा क्या हुआ है, सब्जेक्टेड टू 800 किलो जूल्स ऑफ हीट, मतलब क्या ये हीट सप्लाई की है, हाँ, सो Q प्लस 800 किलो जूल changes the volume from 0.5 मीटर क्यूब टू 2.0 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है 1.5 मीटर क्यूब। फाइनली इतना है, इनिशियली इतना था। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। सो अब ऑब्वियस है ना, आपने हीट सप्लाई की, गैस का एक्सपेंशन हुआ, साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सो डेल्टा यू विल बी जो हीट सप्लाई की और जो वर्क हुआ इसका डिफरेंस, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कितनी हीट सप्लाई की है 8 इंटू 10 टू द पावर, ये किलो जूल था, 10 to the power 5 joules minus P delta V 4.5 into 10 to the power 5 into 1.5 joules। ये आ जाएगा 15 5 जा 75, दो प्लेसेस के बाद डेसिमल, इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। कितना आता है देखो, दिस इज 1.25 into 10 to the power 5 joules. You can write it as 125 into 10 to the power 3, मतलब किलो जूल। सही है, देखो मतलब आपने 800 किलो जूल इतनी जो एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसमें से 125 किलो जूल इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में सेव हुई या स्टोर्ड हुई, और बाकी की 675 जूल्स किलो जूल्स इतनी एनर्जी का वर्क हुआ। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है ना, जितना दिया उतना किसी दूसरे फॉर्म में दिखने को मिलेगा। तो 800 किलो जूल दिया, 800 किलो जूल हमें इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में प्लस वर्क के फॉर्म में दिखा है।
क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। चलो, अब देखो अभी तक हमें क्या क्या चीजें पता है, तो थोड़ा सा उसे रिवाइज रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट वी नो इज मैटर अंडर कंसिडरेशन सिस्टम है, उसके तीन टाइप है, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। फिर हमें ये पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, या कैपिटल एन केबीटी, ये गैस लॉज में हमने देखा है थोड़ा। ठीक है, उसके साथ गैस को दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ये हमेशा ज्यादा रहेगी, ये भी हमारे दिमाग में पक्का है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के वक्त टेम्परेचर तो बढ़ाना ही है जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में होता है, बट एडिशनली वर्क भी करना होता है। सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो देखो हमने कहा सिस्टम इज आइडेंटिफाइड बाय माइक्रोस्कोपिक मेजरेबल क्वांटिटीज, जिसको हमने स्टेट वेरिएबल कहा है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, इंटरनल एनर्जी, ये सभी हमारे स्टेट वेरिएबल है। वन ऑफ द वेरिएबल चेंज होना मतलब स्टेट चेंज होना, ऐसा हमने कहा है। जब ये स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं तब हमारी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। हम कहते हैं सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। कौन से केस में? जब तीनों भी इक्विलिब्रियम है। कौन से तीन इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, प्रेशर इज सेम थ्रू आउट, प्रेशर कभी भी कम ज्यादा नहीं है, प्रेशर कम ज्यादा नहीं है मतलब फोर्सेस आर बैलेंस। केमिकल इक्विलिब्रियम, concentration is same, मतलब even though if reactions are taking place, rate of forward reaction and rate of backward reaction are same. And तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम, कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब even though there is heat transfer, heat given by the system and heat absorbed by the system ये सेम रहेगी। ठीक है, फिर हमने 0 लॉ देखा। हमने कहा if a system is in equilibrium, is in thermal equilibrium with two different system, for example thermometer, अगर थर्मामीटर ऑब्जेक्ट ए को लगाते हैं और टेम्परेचर जो आता है वो हम देख रहे हैं, वैसा ही टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर से, वैसा ही टेम्परेचर सिस्टम बी को थर्मामीटर लगाने के बाद आता है। इसका मतलब सिस्टम ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम। पहले उनका टेम्परेचर सेम है, थर्मामीटर से पता चला, मतलब थर्मामीटर एंड सिस्टम ए आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। वही टेम्परेचर बी का है, मतलब थर्मामीटर एंड सिस्टम बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मामीटर को गायब किया हमने और हम कह रहे सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल बेसिक लॉ है। ठीक है, और फिर हमने फर्स्ट लॉ देखा, इट इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू द सिस्टम वेयर एनर्जी इंटरैक्शंस आर टेकिंग प्लेस। एनर्जी इंटरैक्शन हो रहा है। एनर्जी इंटरैक्शन किस प्रकार से हो सकती है? तो हमने देखा कि हीट या दूसरा है वर्क। सो फिर हमने कहा हमने अगर सिस्टम को कुछ हीट दी तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होगी एंड सिस्टम कुछ वर्क कर सकती है। इसके साइन कन्वेंशन हमने देख लिए। Heat supplied to the system is positive, heat rejected by the system is negative. Work done by the system is positive, work done on the system is negative. देखो ये सभी चीजें होना मतलब सिस्टम की स्टेट चेंज होना, ऐसा ही रहेगा। हाँ सर, ये बात तो हमारे सोची ही नहीं। मतलब क्या? मैं सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहा हूँ, सिस्टम गैस का एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन हुआ मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम चेंज हुआ। सर वॉल्यूम इज अवर स्टेट वेरिएबल, हम स्टेट को उसके वॉल्यूम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ सर, वॉल्यूम चेंज हुआ मतलब स्टेट चेंज हो गई। और हमने जब प्रोसेस को डिफाइन किया था तब हमने कहा है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉब्लम देखा, और गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर,
क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट प्रेशर का गैस है, गैस इज अंडर कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ऐसे केस में टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सुबह हमने देखा था कि वॉल्यूम कांस्टेंट रह सकता है और प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है। या मैंने आपको एक बिल्कुल आज के पहले पार्ट में ही कुछ पूछा था कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे? हाँ सर। सो फिर तो सर हमें डिफरेंट डिफरेंट रास्ते मिल जाएंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के। कभी प्रेशर कांस्टेंट रख सकते हैं, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट रख सकते हैं, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं। एग्जैक्टली, दीज आर डिफरेंट वेज फॉर चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट को हमने थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहा है। अब जनरली हमें जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उसमें से हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इनके थ्रू इंटरनल एनर्जी ये मेजर करते हैं। प्रेशर वॉल्यूम को मेजर करके उनको समझ के वी कैन कैलकुलेट वर्क। हमने देखा है इसके पहले के दोनों प्रॉब्लम में प्रेशर वॉल्यूम के थ्रू हमने वर्क और इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की है। सो राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्मोडायनामिक प्रोसेस। उसके थोड़ा सा पहले एक चीज मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा। क्या हमने ऐसा कहा है क्या वर्क टर्न इज पाथ फंक्शन? Yes, sir. Yes. ओके, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन्स। सो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सिस्टम है एज यूजुअल। सिस्टम मतलब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। बाय द वे, जस्ट मैं एक सेकंड पॉज लेता हूँ। शायद से आपको लगेगा सर ये बार बार आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्यों कहते हो? क्या लगता है आपको? कौन बता सकता है सिर्फ व्हाई ऑलवेज दिस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, व्हाई इट इज सो क्रूशियल इन आवर लाइफ? ओके, दूसरा सवाल शायद से आपको हिंट दे रहा हूं मैं। हम जो एनर्जी डे इन डे आउट लाइफ में यूज कर रहे हैं वो कौन से फॉर्म से मिलती है हमें? हमारे डेली लाइफ में सोलर एनर्जी को छोड़ दो, कौन से फॉर्म में मिलती है, कौन से फॉर्म में अवेलेबल है? सोच सकते हो क्या? डेली लाइफ में जो एनर्जी, क्या हम डेली लाइफ में एनर्जी यूज करते हैं? कोई है जो बिना एनर्जी का रह रहा है? ओके, उत्कर्ष ने कहा उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट रख सकते हैं। उत्कर्ष, आई एम आस्किंग मोर फंडामेंटल क्वेश्चन। हम डेली लाइफ में जो एनर्जी यूज करते हैं वो कौन से फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास, या उसका ओरिजिन कहाँ से, किसके साथ रिलेटेड है, ऐसा हम कह सकते हैं? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर मी। फूड, ओके, एक फूड है। धनश्री, फूड पर अपने घर का फैन चलता है, मोबाइल चार्ज होता है, गाड़ी चलती है, वॉशिंग मशीन काम करती है, खाना पकता है फूड पर। काइनेटिक एंड पोटेंशियल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल कहाँ से आती है? पानी अपने आप फ्लो होता है क्या? अपने आप पानी ऊपर जाएगा क्या घर टेरेस पर? वहां से नल से आएगा क्या अपने आप पानी?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। ओके, इलेक्ट्रिकल डायरेक्टली अवेलेबल है हमारे पास? नो। कहाँ से आती है इलेक्ट्रिकल? एक तो वाटर के जो पावर प्लांट है उससे कलेक्ट। एग्जैक्टली, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट। अब ये पावर प्लांट में बेसिकली क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ घुमाना है, या घुमाने वाली चीज इज कॉल्ड एज टरबाइन, ठीक है। और उसको घुमाने के लिए आइदर वी आर यूजिंग kinetic energy of water in hydropower plant, but otherwise we are using steam to drive turbine, and turbine will in turn rotate generator and electricity is generated. So आपके घर का जो कुछ भी बिजली का बिल आ रहा होगा, 500 रुपए से लेकर 2-3 हजार रुपए तक, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी इस प्रकार से जनरेट हुई है। और आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट ले लो, आपका कोल बेस्ड पावर प्लांट ले लो, गैस का पावर प्लांट ले लो, या इवन सोलर थर्मल वाले पावर प्लांट ले लो, ऑल दिस, या हमारी गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन is related to using this chemical energy through the process of combustion, convert it into heat, and then we are using this heat either to convert water into steam and run turbine, or we are using this heat to drive piston cylinder arrangement and IC engines. Even though electrical vehicles are rahe hai, the electricity right now which is available with us is majorly through the fossil fuels. क्या मैं करेक्ट कर रहा हूँ क्या? ये सोलर पीवी वगैरह आ रहे हैं, बट इट इज बहुत कम लेवल में हम यूज कर रहे हैं आज। इंडस्ट्री सोलर पीवी पर नहीं काम करती है, ठीक है। सो इन सभी में हमारे पास जो केमिकल के फॉर्म में अवेलेबल एनर्जी है, जिसको हम फॉसिल फ्यूल कह रहे हैं, या इवन न्यूक्लियर फ्यूल्स, उसको हमारे यूजेबल फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में लाने के लिए मेजरली द प्रोसेस ऑफ कंबशन या न्यूक्लियर रिएक्शन, जहां पर ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट जनरेट हो रही है, उस हीट से लिक्विड को वेपर करना, वेपर को एक्सपेंशन करना एंड टरबाइन रन करना। सो प्रोबेबली हमारे सभी आज के तारीख में जो प्रोसेसेस हो रही है, उसके बेस में ये फंडामेंटली पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट या गैस का एक्सपेंशन रिलेटेड है। क्या ध्यान में आया? Why piston cylinder arrangement every time? ठीक है, इसके लिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमारे लिए इतनी क्रूशल है। भले ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली ट्रेन आ गई, बट कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी हो, सोलर थर्मल हो, या कोल हो, या न्यूक्लियर हो, वहां पर हीट एनर्जी जनरेट होने के बाद वहां से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना, स्टीम से टरबाइन को रन करना, ये प्रोसेस कॉमन है। And that's why understanding this fundamental concept is very very important. Are you getting my point? ध्यान में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? आई होप अब आपको इसका इंपॉर्टेंट ध्यान में आया होगा। सो अब देखो, ये हमारी सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम को आप हीट कर सकते हो, जिसके कारण एक्सपेंशन होगा, ठीक है। एक्सपेंशन होने के कारण क्या होगा, साथ में इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली चेंज होगी। तो ये शुरुआत की कंडीशन थी, which can be identified by P1, V1 and T1 values. अब इसका एक्सपेंशन हुआ और ये यहाँ पर पहुंची कंडीशन 2 पर। P2, V2 एंड T2 पीवी ग्राफ है, इसलिए टेम्परेचर तो दिखा नहीं पा रहे। इट मे हैपन दैट उसके बाद आपने हीटिंग बंद कर दिया। अब क्या होगा, गैस ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, प्रेशर भी कम होगा एंड साथ में टेम्परेचर भी कम होगा, एंड
वॉल्यूम भी कम होगा कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण, सो इट मे हैपन दैट ये वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन पर आ जाएगा। पहले हीट कर रहे थे इसलिए जल्दी जल्दी हुआ, अब आप हीट नहीं कर रहे हो या कूल नहीं कर रहे हो, ये नेचुरली कूल हो रहा है, तो ये धीरे धीरे होगा। अब देखो ये ग्राफ है पीवी ग्राफ, ठीक है। y एक्सिस पर है प्रेशर, x एक्सिस पर है वॉल्यूम। और अगर आपको ध्यान में आया हो, याद आएगा, तो हमने कुछ इंटीग्रेशन नाम की चीज पढ़ी है क्या? व्हाट इज इंटीग्रेशन? सभी छोटे स्मॉल छोटे पार्ट्स स्मॉल का एरिया। एरियल सभी पार्ट सभी का। छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना। छोटे छोटे पार्ट मतलब क्या? जब हमने इंटीग्रेशन इस प्रकार से ग्राफ से देखा था, तो ऐसे सभी एरिया की एडिशन हमने कही थी। सो बेसिकली यस। इंटीग्रेशन मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का प्रोडक्ट। सो अभी देखो, यहाँ पर कुछ प्रेशर है और यहाँ पर ये छोटा सा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। व्हाट इज पी डेल्टा वी मीन्स? पी डेल्टा वी क्या होता है? व्हाट इज पी डेल्टा वी? सर पी डेल्टा वी ये तो वर्क है, सही है ना? दिस इज पी डेल्टा वी, ये तो वर्क है। ऐसे सभी एरियाज को जोड़ना मतलब क्या रहेगा? सर मतलब तो सभी वर्क को जोड़ना है। ये पी डेल्टा वी, इसमें यहाँ का पी डेल्टा वी मिला देंगे, आगे पी डेल्टा वी मिलाएंगे। सो बेसिकली सर आप तो इस प्रकार से सभी वर्क की एडिशन कर रहे हो। सो ये कर्व के अंडर का एरिया हमें क्या देने वाला है? व्हाट दिस एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम विल रिप्रेजेंट? बोलो। वर्क डन, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ऐसे सभी एरियाज को जोड़ दिया तो हमें मिल जाएगा वर्क डन। मतलब एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंडर का एरिया ऑन पीवी डायग्राम, इसको कहते हैं पीवी डायग्राम, रिप्रेजेंट वर्क डन। क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? वर्क डन। आया क्या ध्यान में? क्या सही है? एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम विल रिप्रेजेंट द वर्क डन। और देखो अभी तक हम वर्क को क्या लिख रहे थे? वर्क को पी डेल्टा वी। अगर ये बहुत छोटे छोटे हैं तो क्या मैं इसे डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी लिख सकता हूँ? और ऐसे सभी को जोड़ना मतलब टोटल वर्क मिल जाएगा। क्या सही है? आया ना? क्या ये रिलेशन हमने पहले भी एक बार देखा था क्या? एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम इज कॉल्ड एज वर्क डन। सर इसका वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, इसके साथ क्या रिलेशन है? एक झटके में अभी आपको ध्यान में आ जाएगा, बिल्कुल एक सेकंड में।
तो अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ग्राफ पर मैं दोनों चीजें दिखाऊं। ये हमारी कोई एक केस है, कोई एक इनिशियल स्टेट है ए, दिस इज अवर फाइनल स्टेट बी। यहाँ पर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। यहाँ पर P2, V2 एंड T2। अब देखो, क्या मैं सिंपली इस प्रकार से एक्सपेंशन कर सकता हूँ क्या एट कांस्टेंट प्रेशर? प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सपेंशन किया धीरे धीरे, और फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और प्रेशर बढ़ाया। हाँ सर, दिस इज पॉसिबल। या फिर क्या मैं ऐसे जा सकता हूँ क्या? हाँ सर, आप ऐसे भी जा सकते हो, किसने रोका है आपको? क्या फर्क पड़ेगा दोनों केसेस में? सर फर्क ऐसा पड़ेगा, दोनों केस में एरिया अंडर द कर्व विल बी डिफरेंट। एरिया अंडर द कर्व विल बी डिफरेंट, मतलब वर्क डन विल बी डिफरेंट। क्या ध्यान में आया क्या? दोनों केसेस में एरिया अंडर द कर्व विल बी डिफरेंट, मतलब वर्क डन विल बी डिफरेंट। कौन से केस में वर्क डन ज्यादा रहेगा, ग्रीन वाले या रेड वाले में? दिस इज पाथ ए या पाथ 1 एंड दिस इज पाथ 2। बोलो, कौन से केस में वर्क डन ज्यादा रहेगा? बेसिकली कौन से केस में एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, 1 में या 2 में? कौन से केस में एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है? 1 में। देखो, 1 में जो एरिया है वो ग्रीन प्लस रेड है, 2 में कौन सा एरिया है? सिर्फ रेड वाला। सो ऑब्वियसली एरिया अंडर द कर्व इन ग्राफ 1 इज मोर, एरिया अंडर द कर्व 2 इज स्मॉलर, लेसर। बट देखो, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन सेम है, मतलब शुरुआत की और फाइनल कंडीशन सेम है। प्रेशर P1 है, फाइनल P2 है, पाथ 1 से जाओ या पाथ 2 से जाओ। सो डज वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन? नहीं सर, फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन सेम है, तो वर्क डन अगर इन फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता तो वर्क डन केस 1 एंड केस 2 में सेम रहता, जो कि यहाँ पर नहीं है। मतलब वर्क किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है? वर्क डिपेंड कर रहा है कौन से पाथ से आप गए हो, इसलिए वर्क डन इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। ठीक है, किसका पाथ हमें देखना है? सो देखो, मैं पहले लिख लेता हूं एज एरिया अंडर द कर्व on PV diagram represents work done during the process work done during process 1 is more compared to work done during process 2, even though
Initial and final conditions are same. Hence, work is path function and not point function. या स्टेट वेरिएबल. वर्क डन से आप स्टेट के बारे में बता नहीं सकते हो. ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन पाथ फॉलोड, that is conditions during change of state we classify processes in following different types. डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस रहेगी. कौन कौन सी प्रोसेस है? पहली आइसोथर्मल, या आइसोथर्मल के पहले आइसोकोरिक. दूसरी आइसोबारिक. तीसरी आइसोथर्मल. चौथी एडियाबैटिक. पांचवी आइसेंट्रोपिक. ठीक है. और फिर और दो प्रोसेसेस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस एंड दूसरी साइक्लिक प्रोसेस. और दो प्रोसेसेस हम बात करेंगे, या और एक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, विच इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. अब इसमें से आधी प्रोसेसेस आपको नाम से ध्यान में आई होगी. जो कौन कौन सी ध्यान में आई बताओ? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बिल्कुल सही है. रिवर्सिबल मतलब जहां से शुरू किया वहां पर वैसे के वैसे ही वापस गए. सिस्टम में और सराउंडिंग में दोनों में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. इरिवर्सिबल मतलब जहां पर थे वहां से आप इनिशियल कंडीशन पर, फाइनली इनिशियल से फाइनल पर गए, फाइनल से इनिशियल पर जा तो सकते हो, बट उस वो करते वक्त सराउंडिंग में चेंज होने वाला है, या फिर आप वापस उस कंडीशन पर नहीं जा सकते हो. ठीक है. सिस्टम और सराउंडिंग दोनों भी ओरिजिनल कंडीशन पर जाने चाहिए. सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों भी अगर ओरिजिनल पर नहीं जाएंगे तो उनको इरिवर्सिबल कहेंगे. साइक्लिक मतलब क्या? जहां से शुरू हो रहा है वहां पर फिर से हम जा रहे हैं, फिर से वहां से ही शुरू होगा, फिर से वहां पर ही आएंगे. इस साइक्लिक प्रोसेस पर
हमारे 3 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस काम करते हैं। कौन से 3 डिवाइसेस है सर? हीट इंजन, हीट पंप और हमारे सबका अभी की बहुत सबसे बड़ी जरूरत रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन, heat pump and refrigerator, these are all devices working on cyclic process. Quasi मतलब infinite, static मतलब slow, infinite slow बहुत धीरे धीरे जो प्रोसेस हो रही है which is ideal process, उसको quasi static process कहेंगे। थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। आइसो मतलब कांस्टेंट या सेम। सो आइसोथर्मल मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा या क्या सेम रहेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट। ऐसी प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। बार किसका यूनिट है? बार किसका यूनिट है? प्रेशर। प्रेशर। मतलब यहाँ पर क्या सेम रहेगा? प्रेशर। प्रेशर ऐसी प्रोसेसेस जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, अब टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम। कांस्टेंट। अब प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। एडियाबैटिक में क्या हो सकता है? एडियाबैटिक ये स्पेशल टाइप की प्रोसेस है वेयर सिस्टम इज आइसोलेटेड। डेल्टा क्यू हीट इंटरैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आइसेंट्रोपिक ये वो प्रोसेस है जो पीवी टू द पावर गैमा या पीवी टू द पावर एन ये रिलेशन फॉलो करती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी टू द पावर गैमा वेयर गैमा इज एडियाबैटिक इंडेक्स ये फॉलो होता है। यहाँ पर पीवी टू द पावर एन ये फॉलो होता है। सो आइसेंट्रोपिक, एक्चुअली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एक प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। क्या कांस्टेंट रहता है? एंट्रोपी इज कांस्टेंट। ठीक है, अब आइसोथर्मल का रिलेशन होगा। हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्लोज सिस्टम के लिए एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब एनआरटी पूरा का पूरा ही कांस्टेंट है। सो इस प्रकार से अलग अलग रिलेशन हमारे ये डिफरेंट प्रोसेसेस में रहेंगे। सर ये पीवी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पीवी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज integral P delta V will be giving us W work done। कौन से प्रोसेस में कितना वर्क होगा ये निकालने के लिए ये रिलेशन हमें यूज कर हमारे काम के हैं। क्या सही है? क्या आया है इतना पार्ट ध्यान में? सो मेनली अब कल के क्लास में हम 1 2 3 4 5 इन पांचों प्रोसेस में जो वर्क डन रहेगा उनके रिलेशंस डिराइव करेंगे। एंड उसके बाद हमारा ये साइक्लिक प्रोसेस पर जो 3 डिवाइसेस काम करते हैं और हमारा सेकंड लॉ जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड, सभी स्लाइड दिखाऊंगा।